नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सेमेस्टर 6 में जो पेपर पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2, हम उसके पहले यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और ये इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का लेक्चर नंबर 2 है। आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर जाकर देखें, उसमें चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। उसके बाद ही आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। तो उसमें मैंने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या होता है उसके बारे में बताया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि मोटे मोटे तौर पर जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसे हम 5 धाराओं में बांट सकते हैं, और 5 अलग अलग धाराओं की हम एक एक करके विशेषता पढ़ते हैं, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने 2 धाराओं के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, लिबरल स्ट्रीम अर्थात उदारवादी धारा, और दूसरा आइडियलिस्ट स्ट्रीम अर्थात आदर्शवादी धारा। आज हम जो बाकी 3 धाराएं बच गई थी, ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम अर्थात मानववादी धारा, सोशलिस्ट स्ट्रीम समाजवादी धारा, और 5वां गांधीयन स्ट्रीम अर्थात गांधीवादी धारा। तो ये सब भी जो है, ये सब टाइप्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। ठीक है, मतलब जो चिंतक है, चिंतक के किस प्रकार के विचार थे, उसके आधार पर चिंतकों को अलग अलग धाराओं में बांट दिया गया है, और उनके चिंतन के हम मुख्य विशेषताओं को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फीचर्स को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग धाराओं में बांटकर। तो हमारा तीसरा धारा है मानववादी धारा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो एक चिंतक है वह एक से अधिक धाराओं में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप नेहरू जी की बात कीजिएगा तो नेहरू जी मानववादी धारा के भी चिंतक हैं, क्योंकि उनके चिंतन में, उनके पॉलिटिकल थॉट में आपको मानववाद भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल थॉट में आपको समाजवाद भी दिखाई देगा। तो हम नेहरू जी को मानववादी धारा और साथ ही साथ समाजवादी धारा दोनों में कंसिडर करते हैं। तो ऐसा मत बोलिएगा कि भाई नेहरू जी तो ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम में थे, आपने फिर सोशलिस्ट स्ट्रीम में कहां से ला दिया। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर रहा था। तो जो ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम है, या जो ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम के थिंकर है मानववादी धारा के, ये वेस्टर्न ह्यूमैनिज्म अर्थात जो पश्चिमी मानववाद का जो सिद्धांत है उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। और पश्चिमी मानववादी जो सिद्धांत है वह क्रिटिकल थिंकिंग पर बिलीव करता है, रैशनलिज्म और इंपीरिसिज्म पे बिलीव करता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक विचारों पर बिलीव करता है, आलोचनात्मक सोच पे बिलीव करता है, और तर्कवाद और अनुभववाद पर बिलीव करता है कि हम किसी भी चीज पर तब विश्वास करेंगे जब उसके पीछे कोई ठोस तर्क हो। हम किसी चीज पर तब विश्वास करेंगे, तब मानेंगे जब हम उस चीज को अनुभव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये डॉगमा और सुपरस्टिशन को रिजेक्ट करता है, अर्थात अंधविश्वास और जो आपका कट्टरता है, इन दोनों को रिजेक्ट करता है। क्योंकि कट्टरता और अंधविश्वास ही ऐसे 2 तत्व हैं जिससे जो मानववाद है वह खतरे में आ जाता है। ठीक है, तो जब हम तर्कवाद और अनुभववाद के सिद्धांत में चलेंगे तो मानववाद जीवित रहेगा। तो सबसे पहला फीचर तो ये है ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम का, दैट दे आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न ह्यूमनिज्म which believe on the rationalism and empiricism, and they reject the dogma and superstitions। सबसे पहला फीचर हो गया। दूसरा जो फीचर है कि जो थिंकर्स हैं इस स्ट्रीम के, वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, अर्थात मानव की गरिमा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप किसी मुनाफे, किसी लाभ की बात करें या किसी और मूल्य की बात करें, तो बाकी मूल्य और बाकी मुनाफों से अधिक महत्व किन्हें दे रहे हैं? ह्यूमन डिग्निटी को। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ is more important than any other advantage or value। So ये दूसरा इनका फीचर है। तीसरा इनका फीचर है कि ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, अर्थात समानता पे बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि मानव मानव होता है और मानव में कोई भेद नहीं है। एक मानव और दूसरे मानव में कोई भेद नहीं है, और ना हमें करना चाहिए। ना लिंग के आधार पर भेद करना चाहिए, ना नस्ल के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना राष्ट्रीयता के आधार पर। मानव मानव होता है, ये तीसरा फीचर है। चौथा फीचर है, देखिए ये तो मैंने एम एन रॉय के नाम से लिख दिया। आप अगर ये नाम नहीं भी लिखेगा, अगर डायरेक्ट लिखेगा तो
फिर भी चलेगा, और उनके नाम से लिखेगा फिर भी चलेगा, क्योंकि जो एम एन रॉय हैं वे मानववादी धारा के चिंतक हैं और उन्होंने ही ये विचार दिया था। तो एम एन रॉय जो है ये जो मानववाद का विचार है उसको एक नया रूप देते हैं, ह्यूमैनिज्म को एक नया फॉर्म देते हैं, और उसे ये कहते हैं न्यू ह्यूमैनिज्म या साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म, अर्थात नव मानववाद कह सकते हैं, या फिर वैज्ञानिक मानववाद कह सकते हैं, या फिर रेडिकल ह्यूमैनिज्म कह सकते हैं हम लोग इसे। तो ये है क्या न्यू ह्यूमैनिज्म, बोलिए साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म या रेडिकल ह्यूमैनिज्म, जो कि एम एन रॉय ने बताया, और हमें पढ़ना भी है इनके बारे में, आगे हम देखेंगे लेक्चर्स में। तो ये बिलीव करता है न्यू ह्यूमैनिज्म कि साइंस का जो प्रयोग है, जो विज्ञान का प्रयोग है, वह मानव के गरिमा को बढ़ाने के लिए करना चाहिए और मानव के मुक्ति के लिए करना चाहिए। अगर मानव अगर इग्नोरेंस से, अगर अज्ञान से, अगर अंधविश्वास से, अगर कट्टरता से अगर घिरा हुआ है, तो हमें विज्ञान का मदद लेकर, साइंस का मदद लेकर हमें उसको मुक्त करना चाहिए, उसको इमेंसिपेट करना चाहिए और उसके ह्यूमन डिग्निटी को, अर्थात उसके गरिमा को बढ़ाना चाहिए। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो न्यू ह्यूमैनिज्म टॉक्स अबाउट द यूज ऑफ द साइंस in order to enhance the human dignity and to secure the human emancipation। तो ये आपका चौथा फीचर हो गया। पांचवा फीचर है कि ये बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग को जो है वह क्रिएटिव फैकल्टी को रियलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये जोर देते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य को क्रिएटिव अर्थात रचनात्मक जो उनके अंदर गुण है उसे बढ़ाना चाहिए। रचनात्मक गुण में हो गया कि आप अलग नजरिए से चीजों को देखें, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब चीजों में, क्योंकि इससे जो आत्मा होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि इससे स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस आती है, और जब स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस आपके अंदर आएगी तो आप लविंग बनेंगे, आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर दया की भावना होगी, और जब दया की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तो मानववाद जो है वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जिन लोगों को म्यूजिक से लगाव होता है, जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं, वे थोड़ा दयावान भी होते हैं आमतौर पर। तो ये चीज ये लोग कहते हैं कि that the human being should realize the creative faculty, okay, in order to gain the spiritual softness, because spiritual softness is important for the humanism. That is the fifth feature of all the thinkers which belong to the humanist stream। फिर उसके बाद हम अगला नेहरू जी की अगर बात करें तो नेहरू जी भी मानववादी धारा के चिंतक के रूप में भी हम इसे देखते हैं, हम इन्हें देखते हैं, और हम इन्हें समाजवादी धारा के चिंतक के रूप में भी देखते हैं। आगे ये भी एम एन रॉय के बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, जो प्रोग्रेस हमने साइंस से किया है, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, अर्थात मानव की सेवा ही उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। जो हमने विज्ञान में तरक्की की है या जो हमने शक्ति प्राप्त की है, उस शक्ति का इस्तेमाल, उस विज्ञान में तरक्की का इस्तेमाल, नए नए आविष्कारों का इस्तेमाल आपको मानव को, अर्थात मानवता के सर्विस में, मानवता की सेवा में आपको लगाना चाहिए, ना कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को अर्न करने में लगाना चाहिए। ठीक है, कि आप नए तकनीकों के माध्यम से बस प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, और बाकी जो मानवता है एक तरफ शर्मसार हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नेहरू कहते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नेहरू का नाम अगर नहीं भी लिखेंगे करीम का तो चलेगा, आप लिख सकते हैं कि द थिंकर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम बिलीव दैट द power which is gained through the progress of science must be used for the service of humanity and not only for the private property। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, और नेहरू का नाम दे दीजिएगा तो और अच्छा है, नेहरू जी ने ही ये बात बोला था, और इस तरह से एम एन रॉय वाला भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जी, फिर यहाँ बी आर अम्बेडकर साहब हैं, वह भी एक ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम के चिंतक हैं। ठीक है, ये एडवोकेट करते हैं द इमेंसिपेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो बहुजन समाज है, उनके मुक्ति की बात करते हैं। क्योंकि भाई ह्यूमनिस्ट क्या कहते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो अंबेडकर जी भी ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और ये जोर देते हैं
जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो दबे कुचले जो दलित लोग हैं, उनके मुक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं। और जो चीफ थिंकर्स हैं जो कि ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। एम.एन. रॉय के बारे में भी हमें पढ़ना है, नेहरू के बारे में भी पढ़ना है, और पेरियार भी इसी स्ट्रीम से है, ये भी रामास्वामी नायकर जो है। सो अगला स्ट्रीम है सोशलिस्ट स्ट्रीम। अब थोड़ा देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। जो ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम है वह ह्यूमन डिग्निटी पे ज्यादा बल देता है, मानव के गरिमा पे ज्यादा बल देता है, लेकिन ये समाज को ज्यादा महत्व देता है। समाज और मानव के गरिमा दोनों में फर्क है। जब मानव की गरिमा की हम बात करते हैं तो उसमें हम व्यक्ति की बात करते हैं, पूरे समाज की एक तरह से कलेक्टिव बात नहीं करते। उसमें वो चीज इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, लेकिन हम डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलते कि समाज की गरिमा, ठीक है। वहां व्यक्ति जो होता है वह सेंटर पे होता है, उसकी गरिमा की बात करते हैं हम। लेकिन जो समाजवादी धारा है, जो समाजवादी धारा के चिंतक हैं, वह समाजवाद की तरह ही जो है डिग्निटी ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज की गरिमा को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार जो समाज है वह एंड है, समाज जो है वह एंड है, और जो इंडिविजुअल है वह मीन्स है। अर्थात समाज के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए, ना कि व्यक्ति को समाज के लिए काम करना चाहिए। मतलब व्यक्ति जो है वह समाज के जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम है। ये चीज समझ में आया? तो ये पहला आपका फीचर हो गया, दैट सोशलिज्म की तरह ये भी बिलीव करते हैं इन द डिग्निटी ऑफ सोसाइटी, और ये मानते हैं लाइक सोशलिज्म दैट सोसाइटी इज द एंड, इंडिविजुअल इज द मीन्स। दैट मीन्स द इंडिविजुअल शुड वर्क with the harmony to the society, ठीक ना। आपको इंटरेस्ट ऑफ हार्मोनी होना चाहिए इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। उसके बाद जो अगला चीफ कंसर्न है इनके लिए, उनका चीफ कंसर्न था ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम वालों का, कि किस प्रकार से मानव के गरिमा को बढ़ाया जाए। लेकिन इनका चीफ कंसर्न है कि किस प्रकार से जो वर्किंग क्लास है, जो काम कर रहे मजदूर हैं, जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कैसे उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण आपका चिंता का विषय है। जैसे राम मनोहर लोहिया को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो वे कहते हैं कि भाई सोशल ऑनरशिप होना चाहिए, अर्थात जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, उनका सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि उनका जब उनका सामाजिक स्वामित्व होगा तो हम सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अर्थात जो सामाजिक आर्थिक जो हमारे संरचनाओं में समाज और जो हमें बदलाव करना है संरचनाओं में, हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में क्या क्या होगा? तो सामाजिक संरचना में बदलाव का मतलब है जाति प्रथा को समाप्त करना, पैट्रियार्की को समाप्त करना। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में हम कह सकते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में जो भेदभाव है, जो बड़ा गैप है, उसको कम करना, ठीक है। मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना। तो जब सोशल ओनरशिप होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो हम सोशियो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ये ऐसा मानना है जो आपके सोशलिस्ट स्ट्रीम के थिंकर्स हैं। एंड दे गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, जो कामगार वर्ग का जो हित है, वह इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अगला है कि जो यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर थे, उनसे थोड़ा इन लोगों का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। जो यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर थे वह सिर्फ मटेरियल वेलबींग के बारे में चिंता करते थे, कि जो कामगार वर्ग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनको मटेरियल वेलबींग अर्थात सांसारिक सुविधाएं दी जाए, भौतिक सुविधाएं दी जाए, अच्छा काम करने का स्थान मिले, अच्छे पैसे मिले, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो इंडियन सोशलिस्ट थिंकर हैं, जो भारतीय समाजवादी चिंतक हैं, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका भौतिक सुविधाओं को मिलने से नहीं है, कि सिर्फ जो वर्किंग क्लास है उनको भौतिक सुविधाएं दे दी जाए और सिर्फ उनका मटेरियल वेलबींग को इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ वह वर्किंग क्लास के स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी फोकस करते हैं। स्पिरिचुअल वेलबींग का क्या मतलब हुआ? कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है,
और जो वर्कर्स हैं दोनों के बीच में सौहार्द हो, दोनों के बीच में हार्मोनी हो, दोनों के बीच में प्रेम की भावना हो, दया की भावना हो, दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। सिर्फ मटेरियल वेलबींग पे फोकस कीजिएगा, वर्कर को ज्यादा पैसा मिल रहा है, वर्कर को अच्छा कंडीशन मिल रहा है, लेकिन जो मैनेजर आ रहा है उसको डांट के चला जा रहा है, या वर्कर आपस में बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो ये भैया ये किस प्रकार का वेलबींग हुआ? अगर वेलबींग होना चाहिए तो इंडियन सोशलिस्ट थिंकर्स के अनुसार दोनों डायमेंशंस में होना चाहिए, मटेरियल डायमेंशन में भी, स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी। स्पिरिचुअल डायमेंशन में जो वेलबींग है उसका मतलब है कि वर्कर्स के बीच में प्रेम होना चाहिए, लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें दया की भावना होनी चाहिए वर्कर के प्रति, वर्कर्स में रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति, दोनों एक दूसरे के पूरक बन के रहें, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ऐसा सिर्फ ना हो कि सिर्फ अच्छा वर्किंग कंडीशन दिया गया, अच्छे पैसे दिए गए और आकर दो गाली दे दे रहे हैं, वर्कर इधर धरना पे बैठे हुए हैं, मन ही मन वो गाली दे रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट दे वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर। यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर वर ओनली कंसर्न्ड फॉर द मटेरियल वेलबींग ऑफ वर्किंग क्लास। On the other hand, if we will look, then the Indian socialist thinker who belonged to the socialist stream, they are concerned with the material well-being as well as with the spiritual well-being of the working class. Both is equally important for them. Okay, तो ये तीसरा हो गया। फिर आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि भाई कि कौन कौन से चीफ थिंकर्स हैं सोशलिस्ट स्ट्रीम में, तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू। इनको तो पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू के साथ हमें सेकुलरिज्म को पढ़ना है और राम मनोहर लोहिया के तो खैर सोशलिज्म को ही हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग गांधीयन स्ट्रीम को देखेंगे। तो गांधी जी ने कभी, हम जब गांधी के जब स्वराज को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गांधी जी ने कभी स्वीकार नहीं किया कि गांधीवाद जैसा कोई वस्तु जो है वह एग्जिस्ट करता है, गांधीवाद जैसा कोई विचार, कोई धारणा एग्जिस्ट करता है। गांधी इस बात को नहीं मानते थे। गांधी रिजेक्ट करते थे कि कुछ गांधीज्म जैसा चीज है, कुछ गांधीवाद जैसा कुछ है। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे गांधी को बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे, अप्रिशिएट करते थे। गांधी एक विचार थे, गांधी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। गांधी सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, गांधी के जो विचार थे, जो उनके आइडियाज थे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वराज, सर्वोदय, इन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया बहुत सारे लोगों को। और इन्हीं सब विचारों के माध्यम से एक नया धारा का स्थापना हो गया, गांधीवादी धारा का। और इन्हीं विचारों का सहारा लेकर, नॉन वायलेंस का सहारा लेकर, सत्याग्रह से प्रेरित होकर, स्वराज से, गांधी के स्वराज से प्रेरित होकर, उनके सर्वोदय से प्रेरित होकर बहुत सारे थिंकर्स आए मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, और उन्होंने अपने अपने विचार दिए जो कि गांधी से प्रभावित थे। तो उन्हें हम गांधीवादी धारा में हम रखते हैं। गांधीवादी धारा में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? तो आचार्य विनोबा भावे है, जेपी कृपलानी है। तो ये आपका पूरा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे रूह तक, आपके आत्मा तक आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, जो दोनों मैंने लेक्चर बताया। अब आगे हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन, राजा राम मोहन रॉय से लेकर लास्ट तक जो राम मनोहर लोहिया है वहां तक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी में आपको पढ़ना है। अब यूपीएससी का जो लोग तैयारी करेगा, जो प्रिपरेशन कर रहा है, वही आपको डीप नॉलेज दे पाएगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। वरना आप यूट्यूब पे देखिए, पता नहीं क्या अंट पढ़ा दिया चारों तरफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो आपके नोट्स हैं, सुब्रा रंजन मैम के जो नोट्स होते हैं, जो जीएस स्कोर, जो आईएएस इंस्टीट्यूट है उसके नोट्स हैं, उससे प्रेरित होकर ये नोट्स बनाए गए हैं। तो ये नोट्स के जो ऑथेंटिसिटी है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं यही पढ़नी है आपको, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वरना पता नहीं किस किस चीज पे वीडियो है भाई, और लोग देखते भी हैं उसको। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और सावधान इंडिया मत देखें, पढ़ो तो ऐसे देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।